हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सबको होता है कि जैसे कि मैं आपको रोज रात को 9 बजे एक लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ, जहाँ पर मैं अभी तक जनरल अवेयरनेस के 100+ क्वेश्चन, वहाँ पर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे। पर वहाँ पर काफ़ी लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो जनरल साइंस है इसको सर आप अलग से बता दीजिए, अलग से इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एमसीक्यू के माध्यम से आप करवा दीजिए। तो आप सबके रिक्वेस्ट पे बिल्कुल शुरू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। ये पहला पार्ट है और इस पार्ट से हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। जी हाँ, केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स तो सब लोग पढ़े ही रहते हो, बट फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं केमिस्ट्री से, जिससे आपको लगे कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं प्रीवियस ईयर जो भी आपके क्वेश्चन है वो कवर कराऊंगा। इसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर करवाए जाएंगे, और मैथ का वीडियो आपको लगातार मिल ही रहा है। इसके अलावा रीजनिंग बचा हुआ है, रीजनिंग भी आपको जल्दी अपने चैनल पर स्टार्ट कर दूंगा। आपको उसके भी लगातार वीडियोस, प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे कि आपके पुराने वीडियोस के लिंक, जो भी आपके मैथ के वीडियो के लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो सामान्य विज्ञान से, केमिस्ट्री से आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियस में क्या परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, यानी कि न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर को क्या दर्शाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है। जी दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अप्रैल 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एक हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है तथा जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, दोनों का मान हमेशा एक होता है। कितना होता है भाई? दोनों का मान हमेशा एक होता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। याद रखिएगा भाई, यहाँ पर जो आपका आयोडीन है, इन चारों ऑप्शन में देखा जाए, अगर आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का जो परमाणु व्यास है, परमाणु का जो व्यास है वो सबसे बड़ा है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन, ये सारे आपके हैलोजन तत्व कहलाते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। और आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो है अक्रिय गैस, जो नोबल गैसेज होती हैं, उसके बाईं ओर 17वें समूह में रखे गए हैं। इतना चीजें, इतने पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर प्रोटॉन जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण, आपको पता है ना, जो प्रोटॉन परमाणु संरचना होती है उसके जो प्रमुख मूल कण होते हैं कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक की रचना जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। किसकी होती है? जो परमाणु का नाभिक होता है उसकी रचना प्रोटॉनों से होती है, और किससे होती है? न्यूट्रॉनों से होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में नहीं रहते हैं, ये नाभिक के बाहर रहते हैं। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और आपका ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका जनवरी में एनटीपीसी का पेपर हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण जो कण होते हैं वो आपके पॉजिट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कई बार आपसे पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है एक ही होगा, क्योंकि ये समतुल्य है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपका नोट डाउन कर दे रहा हूँ। तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ये होता है इनका द्रव्यमान। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉजिट्रॉन का जो आवेश घनत्व होता है वो कितना होता है? इसका जितना इलेक्ट्रॉन का होता है इसका इसी में प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझिए दोस्तों, तो याद रखिएगा इतना पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किस माध्यम से उत्पन्न होती है। अगर हम बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा ये परमाणु संलयन। किससे भाई? परमाणु संलयन। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दो
2016 28 मार्च आप पे क्वेश्चन सेकंड पारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सबको पता है इसके बारे में भाई, जो सूर्य पर अगर बात करते हैं सूर्य के बारे में, तो वहां पर विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार है। किसका भंडार है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन का भंडार है विशाल मात्रा में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसके जो परमाणु होते हैं, जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, वो सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन यानी कि परमाणु जो संलयन होता है उस क्रिया में भाग लेते हैं और अपने से भारी तत्व यानी कि हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में नए बनने वाले जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो संलयित होने वाले नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। और आपने पता है E बराबर mc², इस समीकरण द्वारा ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए यहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा होती है काफी ज्यादा बढ़ती रहती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं लिया गया है। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो बी है 6 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, एक ऑक्सीजन परमाणु में दोस्तों 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 8 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 का ही तो होगा ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन जिसका बी है करेक्ट हो जाएगा। 2 और 6 का मतलब क्या है? 2 और 6 का मतलब ये है कि प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि द्वितीय यानी कि बाह्य कक्षा जो होगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन जिसका बी है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? याद रखिएगा, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण भाई कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये आपका एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? ये आपका एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में बहुत ही प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है, सबको पता है भाई, न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे न्यूटन का नियम भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला लगाया था, F बराबर Gm1m2 डिवाइड बाई आपका r²। यहाँ पर G आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो M1 और M2 क्या है, M1 M2 जो है बेसिकली 2 पिंड है, उनके जो जिन 2 पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और r जो है 2 पिंडों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है न्यूटन जी ने दिया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बारे में बात करते हैं, एक उदाहरण है तो देखिए ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप और आशवन, और यहाँ पर निष्क्रियकरण। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो इसका निष्क्रियकरण है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्क्रियकरण, इसको उदासीनीकरण भी हम लोग बोलते हैं। इसको ये एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, अम्ल तथा क्षार के परस्पर मेल से दोनों ही उदासीनीकृत हो जाते हैं, और उदासीनीकृत होकर जो लवण यानी कि साल्ट में साल्ट और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? लवण बनाते हैं और आपका जल बनाते हैं, साल्ट और जल बनाते हैं। तो ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसका एक उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे कि HCl और प्लस NaOH। ये देखिए ये उदासीनीकरण की क्रिया है, निष्क्रियकरण NaCl, और जब इसका रिएक्शन होता है तो आप NaOH बनता है, माफ कीजिएगा NaOH से अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो HCl प्लस NaOH जब इनकी अभिक्रिया होती है, HCl और जब NaOH की क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, याद रखिएगा ये हो जाएगा NaCl बन जाता है, आपका ये बन जाता है NaCl, और इसके साथ ही साथ यानी कि सॉल्ट निकला और मैंने बताया क्या निकलता है, जल निकलता है, तो आपका H2O। तो यही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? रासायनिक प्रतीकों के बारे में यहाँ पर देखा जाए कौन सा सच नहीं है, सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, यह तत्वों के नामों के लिए आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड संकेतन है। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। आपका जो रासायनिक प्रतीक होते हैं, जैसे कि क्लोरीन को हम लोग Cl बोलते हैं, तो उसको एक हम शॉर्ट हैंड मान सकते हैं ना। अगला कह रहा है कि यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों का होता है, तो भाई एक या 2 अक्षर का होता है, आप लोग देखे ही हैं। और इसके अलावा ऑप्शन सी जो कह रहा है यहाँ पर कि ये जेम्स चैडविक और जे सैमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए, तो ये गलत बात है भाई। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो है रासायनिक प्रतीकों को शुरू करने का जो प्रथम आधुनिक प्रयास है वो स्वीडन के रसायनज्ञ थे जे बर्जीलियस। क्या नाम था भाई? बर्जीलियस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए जे
बर्जीलियस, याद रखिएगा, इनको ये जाता है, इनको ये श्रेय जाता है, जेम्स चैडविक को और जे थॉमसन को नहीं जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। 1779 में इनका जन्म हुआ था, 1848 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने ये स्टार्ट किया था और इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम इन्हें प्रतीकों यानी कि एक या दो अक्षर के रूप में व्यक्त करना शुरू किया था। और क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक Cl है, सबको पता ही है। चलिए क्लियर है क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की बात करिए। देखो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन संकल्पना क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन संकल्पना जो है वो ये कहता है कि परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। समझिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं Zn। अगर Zn का यहाँ पर एक Zn क्या है? जिंक परमाणु है। तो इसका जब ऑक्सीकरण होता है क्या होता है भाई? Zn में +2 हो जाता है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके निकल जाते हैं। ये चीज़ होता है, समझ गए? ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। पानी का घनत्व क्या है? दो ही ऑप्शन दिए हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पानी का घनत्व याद रखिएगा 1000 किलो घन मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 1000 किलो घन मीटर, या किलोग्राम इसको बोलते हैं, किलोमीटर मत मान लेना। तो 1000 किलोग्राम घन मीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। या कभी कभी ऑप्शन में मीटर क्यूब लिखा रहता है, तो मीटर क्यूब में कंफ्यूज मत होइएगा, वही चीज़ होता है। और पानी का ताप सबको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर इसका जो घनत्व है घटता है, याद रखिएगा। इसलिए सामान्यतः पानी के घनत्व का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिया जाता है। जो मान यहाँ पर दिया जाए, तो ऑप्शन जिसका ए है वो लिया गया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? एकमात्र अधातु, देखिए पारा तो अधातु है नहीं, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रोमीन के बारे में। तो याद रखिएगा ब्रोमीन देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह का एक अधातु तत्व है, जिसे हम लोग Br से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? Br से डिनोट करते हैं। और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, जिसका रंग लाल भूरा होता है तथा खुला छोड़ने पर या शीघ्रता से कमरे के ताप पर ही लाल भूरे रंग के वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं, याद रखिएगा, उसमें हम लोग प्रोपेन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका योग करते हैं भाई? प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन जिसका बी है प्रोपेन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक जो गर्म हवा होता है उसमें हम लोग प्रोपेन गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तीखी गंध की बात कर रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया की बात करते हैं दोस्तों, तो अमोनिया में एक तीखी गंध होती है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। तो NH3 एक तीखी गंधयुक्त गैस है। जबकि जो अन्य गैस है यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारे आपकी गंधहीन गैसें होती हैं। तो यहाँ पर तीखी गंध होने की कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की जो प्रकृति होती है ऊष्माशोषी होती है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटन प्रतिक्रिया। याद रखिएगा, अपघटन जो प्रतिक्रिया होती है उसकी प्रकृति जो होती है हमेशा क्या होती है? ऊष्माशोषी, यानी कि एंडोथर्मिक होती है। समझ गए? क्योंकि अपघटन की जो क्रिया होती है इसमें रासायनिक बंध जो होते हैं वो टूटते हैं, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए? अतः बाहरी ऊष्मा अवशोषित करके ये लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो ऑप्शन जिसका
ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं जिसमें प्रकाश या उष्मा के रूप में ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो इस बताना यहाँ पर उस रासायनिक प्रक्रिया का क्या नाम है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए भाई। इंग्लिश में लिखा गया तो उससे क्या हुआ, हिंदी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं याद रखिएगा, डिपोजिशन। तो ऑप्शन जिसका बी है डिपोजिशन। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है वो निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहलाती है। और ये वास्तव में रासायनिक वाष्प यानी कि निक्षेपण जो होता है, निक्षेपण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगा दोस्तों? तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 अप्रैल और 16 अप्रैल 2016 की सेकंड थर्ड पाली में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ या किस पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है। यहाँ बताना है कि कौन सा पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बोस आइंस्टीन घनीभूत यानी कि ऑप्शन जिसका सी है करेक्ट हो जाएगा। BEC याद रखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं इसको, कंडेंसेट बोलते हैं। तो ये जो होता है पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे माल से, भाई कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए हम लोग आंशिक आसवन किसका प्रयोग करते हैं, आंशिक आसवन। ज्यादातर हम लोग कच्चा जो तेल होता है ना उसको यहाँ पर अलग करते हैं। तो ऑप्शन जिसका बी है आंशिक आसवन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक जो गैस है वो आपका मीथेन है। कौन सा है दोस्तों, मीथेन है। तो ऑप्शन जो इसका बी है मीथेन, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मीथेन जो गैस है वो प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि सतह के नीचे से निकलती है और एक ज्वलनशील गैस है। और मीथेन का जो उपयोग होता है वो पेट्रोल, डीजल या LPG के स्थान पर किया जा सकता है तथा यह पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से भी स्वच्छ ईंधन है और जिसे अब CNG के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। CNG के रूप में इसका हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक घरेलू सिलेंडर में LPG, एक घरेलू सिलेंडर में LPG किस में संग्रहित की जाती है या किस रूप में संग्रहित की जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जिसका सी है तरल अवस्था में। LPG जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो आपका तरल अवस्था में। LPG क्या होता है, LPG जो होता है वो हाइड्रोकार्बन गैसों जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर सिलेंडर में संग्रहित करने पर यह तरल अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो हमको हम लोग बोलते हैं अमिश्रणीय यानी कि इमिसिबल। तो ऑप्शन जो इसका सी है अमिश्रणीय, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका तेल और पानी को एक साथ मिला दो तो ये स्थिर अवस्था में अलग अलग परत बनाकर आपको दिखाई पड़ेंगे साफ साफ। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि सही विकल्प में आपको खाली स्थान का चयन करना है। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह क्या है, यह कथन किसका कथन है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा ये मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, मेंडलीव का आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। याद रखिएगा मेंडलीव ने सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में, कब दोस्तों 1869, इस ईस्वी में भाई उन्होंने उस समय लगभग 56 तत्वों की ज्ञात हुई थी और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया था और उसको एक नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन यानी कि आवधिक प्रकार को आवर्ती फलन बोलते हैं। तो आपको जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आपका आज की आखिरी क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और यही है दोस्तों आपका होमवर्क। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है। आगे जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको वहाँ पर इसका जो जवाब है देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी इसका जवाब देगा कमेंट करके, जो भी इसका आंसर करेगा, उसको क्या होगा, अगले वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा और उसको साउट आउट भी दिया जाएगा। सो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए अगर आता रहता हूं, तो अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।